बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 511 इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 4 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 4 का नाम है अरोजल थ्योरीज। अच्छा, इस लेक्चर को ना हम पिछले लेक्चर से ना जोड़ कर स्टार्ट करते हैं, जिसमें ना हमने बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव्स या इंटरेक्शंस को ना डिस्कस किया था, जो कि हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस के अंदर आता है। बिहेवियरिज्म्स या बिहेवियर पर्सपेक्टिव्स या इंटरेक्शंस की बात करें तो इसमें ना कुछ इस इन द स्टार्टेड इस तरह से बताया गया है कि बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी का ना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो इस बात पर फोकस करता है कि पर्सनालिटी थ्योरीज ह्यूमन बिहेवियर को ना अच्छे तरीके से ना समझने में फेल हो गई है। मतलब कि ये बिहेवियरिस्ट जो है ना ने ये देखा है कि अगर सिर्फ पर्सनालिटी और डिस्पोजिशंस, एटीट्यूड्स एक्सेट्रा को देखकर बिहेवियर प्रिडिक्ट किया जाए ना, तो वो एक्यूरेट प्रिडिक्शंस नहीं होती। इसलिए बिहेवियरिज्म्स का कहना है कि इन्वायरमेंट और पर्सन वेरिएबल्स दोनों को ना सामने रखते हैं ना, ह्यूमन बिहेवियर को ना प्रिडिक्ट करना ना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। और ये बात आज के टाइम के ऑलमोस्ट सारे बिहेवियर थ्योरीज का ना सेंट्रल पॉइंट है। ह्यूमन बिगिंस की एक ना बायोलॉजिकल एंटिटी है, और ये अपने इन्वायरमेंट में दूसरे स्पीशीज के साथ ना शेयर करती हैं। जैसे कि इंसान और हाथी के बीच काफ़ी कम्प्लेक्स और पुरानी हिस्ट्री है, जिसमें ना कभी ये दोनों एक दूसरे का फ़ायदा करते थे, कभी ये कन्फ्लिक्ट या कंपटीशंस का सामना करते थे। और ये 2016 की किंग एट आल की रिसर्च के मुताबिक है। इसके अलावा ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न्स को समझने के लिए ना हमें ये समझना ज़रूरी है कि इंसान के जो एटीट्यूड्स होते हैं ना, इनका बिहेवियर पर ना काफ़ी असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये देखें कि लोग क्यों ब्लैक प्लास्टिक शॉपिंग बैग का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इन्हें पता होता है कि ये इन्वायरमेंट के लिए ना नुकसानदेह है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनका पर्सनल प्रेफरेंसेस और एटीट्यूड्स की वजह से है। पर्सनल प्रेफरेंसेस मतलब कि ज़ाती पसंदगी। अच्छा, विलियम जेम्स जो कि 20 सेंचुरी के टॉप बिहेवियरिस्ट थे या है, इन्होंने एक क्वालिजरी कह लें या एक जो है ना बात की थी। क्या बात की थी? कि मेरी जनरेशन का सबसे बड़ी जो दरियाफत है वो ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है अगर वो चीज़ों को देखने का तरीका बदल दे। मतलब कि विलियम जेम्स का कहना है ये है कि एक्चुअल में ना विलियम जेम्स की ये बात हमें ये समझाने में मदद देती है कि अगर इंसान अपनी सोच को बदलता है ना, तो वो अपनी ज़िंदगी में भी तब्दीली ला सकता है। ओके, अब मोहम्मद अली जिन्ना की ना केस स्टडी जो है वो आपकी दी गई है यहाँ पे। कि चलो अब आते हैं हम इन्वायरमेंटल और पर्सनल फैक्टर्स को प्रिडिक्ट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की तरफ। बायोग्राफी जो है ना वो उसको केस स्टडी करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना की सामने रखकर। अब इन द स्टडी अब हम मोहम्मद अली जिन्ना की बायोग्राफी देखकर ना इन्वायरमेंट और पर्सनल फैक्टर्स के बीच का ना कनेक्शन समझने की कोशिश करेंगे इस केस स्टडीज में। मोहम्मद अली जनाब 25 दिसंबर 1876 को ना कराची में पैदा हुए थे। इन्होंने इंग्लैंड में बार ला की तालीम हासिल की थी, और फिर वहाँ से इंडिया वापस आके ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक्टिव सपोर्टर बन गए थे। 1913 में इन्होंने ना मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। 1916 में मोहम्मद अली जनाब मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने, और 1920 में फिर इस पोस्ट पर री इलेक्टेड हुए थे मोहम्मद अली जनाब। इन्होंने लखनऊ पैक्ट में ना इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था, जिसमें ना कांग्रेस ने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ना सेपरेट इलेक्टोरेट की गारंटी दी थी। 1930 में ना इन्होंने कांग्रेस से ना रिज़ाइन किया और अपनी तमाम एफर्ट्स मुस्लिम लीग के लिए लगा दी थी। फिर वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने और पाकिस्तान की तकरीर या तकरीब तक ना अपनी मेहनत जारी रखी। पाकिस्तान बनने तक जो है ना अपनी जो तकरीब थी वो जारी रखी। इनको ना पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल भी बनाया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। अब इस बायोग्राफी को देखकर आपसे ये सवाल पूछे गए हैं, मतलब कि क्या मोहम्मद अली जिन्ना, ये वाला सवाल है ना, यहाँ से आपको सवाल पूछा गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, क्या मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स मतलब कि शख्सी खसूसियात ने इन्हें पाकिस्तान का फाउंडर बनाया है, या फिर ये इन्वायरमेंट के फैक्टर्स की वजह से था? अब ये सवाल आपके लिए, अब ढूंढे जवाब इसका। अगर मिल जाए तो मुझे भी कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, मुझे तो पता है इसका जवाब क्या है। अच्छा, ये सवाल आपको ना एक्चुअल में मैं बता ही देता हूँ। ये सवाल ना
आपको ना हेरिडिटी मतलब कि विरासती और इन्वायरमेंट माहौल के रोल को ना समझ आने में ना मदद कर रहा है। और ये क्लियर करेगा कि इंसान के बिहेवियर किस हद तक ना पर्सनल ट्रेट्स मतलब कि शख्सी खसूसियात और किस हद तक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मतलब कि माहौल के असर से ना शेप होता है। तो ये एक्चुअल में ना इस सवाल का पर्पस यही था जो पूछा गया था। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें इन द स्टार्टेड कुछ इस तरह से बताया गया कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को ना पहली दफ़ा जर्मनी में ना डेवलप किया गया था और ये बिहेवियरिज्म से के साथ साथ चल रही है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का फोकस ना परसेप्शंस और कॉग्निशंस पर था, ना ना के ओवर्ड बिहेवियर्स मतलब कि जो रवैये हम दिखाते हैं। परसेप्शंस की बात करें तो परसेप्शंस का मतलब है कि हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को ना कैसे समझते हैं। और उसके बाद कॉग्निशंस की बात करें तो कॉग्निशंस का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट से आती है ना इसे हम अपने दिमाग में कैसे प्रोसेस करते हैं। ओवर्ट बिहेवियर की बात करें तो ओवर्ट बिहेवियर का मतलब है कि हम किस तरह से ना अपने सोचने के अमल को ना सोचने के अमल के बाद रिएक्ट करते हैं, ये ओवर्ट बिहेवियर में आता है। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा अपनी माँ से ना ये कहता है कि उसे ना फाइटर पायलट बनना है और फिर वो फाइटर पायलट की मूवीज और कार्टून से देखना शुरू कर देता है, तो ये इस वजह से होता है कि उसने जो इंफॉर्मेशन रिसीव की है ना उसे अपने दिमाग में ना प्रोसेस किया है। इस तरह अगर एक एम्प्लॉयर किसी बहुत टैलेंटेड कैंडिडेट को जॉब के लिए रिजेक्ट कर देता है ना तो वो उसकी नेगेटिव परसेप्शंस मतलब कि मनफी तस्वर की वजह से हो सकता है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल यह था कि चीज़ें जो है ना वो लोग और सराउंडिंग को ना एक पूरी तस्वर के तौर पर ना देखते हैं, जो इसके हिस्सों का मतलब कि जो सम होता है ना टोटल होता है इससे ज़्यादा होता है। गेस्टाल्ट का कहना था कि बिहेवियर कॉग्निटिव प्रोसेस में होता है, ये सिर्फ स्टिमुली पर डिपेंड होता है, बल्कि ये ना स्टिमुली के जो परसेप्शंस होती है ना उस पर भी डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी अपने पॉजिटिव मूड की वजह से ना जो कि उसको रिसेंट प्रमोशन से मिली होती है ना ट्रैफिक जाम मतलब कि ट्रैफिक का रुकना को ना पॉजिटिव तरीके से ले सकता है। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी अपनी वाइफ से झगड़ा करके आया हो, उसकी नेगेटिव मूड हो, तो वो अपनी वही ट्रैफिक जाम को भी ना एंग्री के रीज़न से समझ सकता है, चाहे वो डिले सिर्फ कुछ टाइम मिनट का हो। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं स्कूल पढ़ता था तो सुबह सर यानी कि बच्चों को मार होते थे, तो हम समझ लेते थे कि सर की ना शायद खिटपिट तो ये घर में, तो इसलिए अब बस बच्चों पे गुस्सा आ रहे हैं। मिनी थ्योरीज की बात करें तो मिनी थ्योरीज में कुछ इस तरह से बताया गया है कि जो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस है ना इनके अप्रोचेस काफ़ी ब्रॉड हैं और इंपेरिकल एविडेंस मतलब कि जायज़ मालूमात से ना कमज़ोर है। हर एक का ना अपना फोकस होता है और कोई भी एक सिग्नल परस्पेक्टिव्स मतलब कि नज़रिया जो है ना इन्वायरमेंट बिहेवियर रिलेशनशिप को ना पूरी तरह से समझाने के लिए ना काफ़ी नहीं है होता। कोई ऐसे ग्रैंड थ्योरी नहीं है जो इन तमाम इन्फ्लुएंसेस को ना एक साथ समझ सके। इसकी कुछ रीजंस हैं। नंबर वन पे डाटा काफ़ी कम है जो इन्वायरमेंट और बिहेवियर के बीच की रिलेशनशिप को ना समझने के लिए काफ़ी हो। नंबर टू पे जो रिलेशनशिप रिसर्चर्स ने देखे हैं ना वो काफ़ी वेरिएड हैं मतलब कि अलग अलग है। नंबर थ्री पे मेथड्स जो यूज़ किए जाते हैं या यूज़ किए गए हैं ना वो इनकन्सिस्टेंट है मतलब कि मिले जुले नहीं हैं। नंबर फोर पे वेरिएबल्स को ना जो मेयर्स किया गया था वो कंपेटेबल मतलब कि मिलता जुलता नहीं है हर रिसर्च सेटिंग्स से ना दूसरे रिसर्च सेटिंग्स के बीच में। अब चंद मिनी थ्योरीज को लेकर, हाँ, जो कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट्स को ले रिलेशनशिप को ना समझाने में मदद देती है ना, ये मिनी थ्योरी से कुछ डाटा को समझाने के लिए ना काफ़ी यूज़फुल है। इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। नंबर वन पे जो है वो अरोजल अरोजल अप्रोच है। नंबर टू पे जो है वो स्टिमुलस लोड अप्रोच है। नंबर थ्री पे है बिहेवियर कंस्ट्रेंट अप्रोच है। नंबर थ्री पे है और नंबर फोर पे है अडेप्टेशन लेवल अप्रोच है। नंबर फाइव पे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस अप्रोच है। नंबर सिक्स पे इकोलॉजिकल अप्रोचेज है या अप्रोच है। अच्छा, ये जो हर थ्योरी ये जितनी भी थ्योरी है ना हर थ्योरी का ना अपना एक फोकस होता है। कुछ थ्योरी से ज़्यादा ग्रुप बिहेवियर को समझाने के लिए यूज़फुल होती है।
जैसे कि इकोलॉजिकल अप्रोच है, जबकि कुछ इंडिविजुअल बिहेवियर को समझाने के लिए ना फोकस करती है, जैसे कि स्टिमुलस लोड अप्रोच। कुछ थ्योरीज साइकोलॉजिकल मतलब कि ज़हनी और जिस्मानी लेवल पर काम करती है, जैसे कि स्ट्रेस अप्रोच, और कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ना समझाने में मदद देती है, जैसे कि एडेप्टेशन लेवल अप्रोच। अरोजल थ्योरी की बात करें तो अरोजल थ्योरी के इन द स्टार्टेड कुछ इस तरह से बताया गया है कि अरोजल थ्योरी का फोकस ज़्यादातर ये था कि अरोजल मतलब कि ताकत का इजाफा का परफॉर्मेंस करेगी, पर किस तरह असर पड़ता है। जनरल आइडिया के इसमें ना कुछ जनरल आइडिया दिया गया कि किस तरह से असर पड़ता है। परफॉर्मेंस तब मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस तब मैक्सिमम होती है जब अरोजल का लेवल ना इंटरमीडिएट मतलब कि बीच का होता है, लेकिन जैसे ही अरोजल बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा या कम होता है, परफॉर्मेंस कम हो जाती है। और इसका असर इंटरवर्टेड मतलब कि यू रिलेशनशिप कहते हैं इसको। और जिसमें ना ग्राफ में हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस पहले जो थी, पहले बढ़ी थी जब अरोजल मॉडरेट लेवल पर होता है, लेकिन जब अरोजल बहुत ज़्यादा या कम होता है ना तो परफॉर्मेंस गिर जाती है। ये रिलेशनशिप यार्क्स डॉटसन्स लॉ के नाम से जो है ना वो जानी जाती है। सैंपल भी कुछ दिया गया है, मतलब कि सैंपल वर्सेस कम्प्लेक्स टास्क को लेकर जो है वो आपको दिए गए हैं कि ये रिलेशनशिप सिंपल है, मतलब कि आसानी से ना समझने वाली, और कम्प्लेक्स मुश्किल मतलब कि मुश्किल टास्क के लिए ना थोड़ा डिफरेंट कर सकती है। ओके, एग्जाम्पल कुछ दी गया, और एग्जाम्पल कुछ इस तरह से दी गया कि ह्यूमंस के लिए ना ह्यूमंस के लिए ना टेंडेंसी हो जाता है कि वो इंटरमीडिएट लेवल की स्टिमुलेशंस को ना पसंद करते हैं, और ये 1974 में ना बर्लिन ने कहा था, बर्लिन ने कहा था। इसका मतलब ये है कि हम ना ऐसे इन्वायरमेंट्स को ना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ मॉडरेट लेवल की ना चैलेंजेस मतलब कि चैलेंज का लेवल ना ज़्यादा हो ना कम हो। परफॉर्मेंस चेंजेस की बात करें तो परफॉर्मेंस एंड टेम्परेचर्स को लेकर कुछ इस तरह से बताया गया है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो परफॉर्मेंस भी ना पहले इम्प्रूव होती है, लेकिन जब टेम्परेचर और ज़्यादा होता है तो ओवरऑल जो है ना वो ओवर अरजुल होता है, ओवर अरजुल होता है, जिसकी वजह से ना परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाती है। पर्सनल स्पेस और इन्वेंशंस, पर्सनल स्पेस एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो जब पर्सनल स्पेस इन्वेड होता है, जैसे किसी का आपके करीब होना, जब आपको स्पेस चाहिए होती है तो अरूजल ना बढ़ता है और परफॉर्मेंस कम होती है। और ये 1976 में ना कहा था कोलवेस एंड मैटर ने, मिडल मीस्ट कोलवेस एंड मैटर ने। अच्छा, इस तरह ना नॉइस लेवल जो है ना वो भी अराउजल और परफॉर्मेंस को बदलता है। और ये 1987 में जो था वो कहा था कोहेन ने और इवंस ने। इसके अलावा मज़ीद इसमें वेरिएबल्स और परफॉर्मेंस को लेकर कुछ बताया गया, तो वेरिएबल्स और परफॉर्मेंस को लेकर कुछ इस तरह से बताया गया कि अराउजल के साथ ना जुड़े होते हैं ये, और कई वेरिएबल्स हैं जो अरोजल के साथ जुड़े होते हैं जो परफॉर्मेंस को ना चेंज करते हैं, और हर दफ़ा ना परफॉर्मेंस अरोजल के साथ कर्वलिनियरली जो है ना वो बदलती है, मतलब कि वेवली तौर पर ना रिलेशनशिप जो है वो बदलता है। साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू अरोजल के हवाले से भी इसमें कुछ बताया गया है, मतलब कि अरोजल का जो ताल्लुक है सिर्फ हमारे बिहेवियर से नहीं है, बल्कि हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज मतलब कि जिस्मानी रिस्पॉन्सेज से भी होता है। ये कुछ रिस्पॉन्सेज हैं जो इन्वायरमेंट के बदलने से होते हैं। ओके, इसके अलावा जो है कौन कौन से रिस्पॉन्सेज हैं जो इन्वायरमेंट के बदलने से होते हैं, और ये पेपर पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे है हार्ट रेट, नंबर 2 पे है ब्लड प्रेशर, नंबर 3 पे है रेस्पिरेशन रेट, नंबर 4 पे है गैल्विक स्किन से रिस्पॉन्सेज, नंबर 5 में है एड्रेनालाइन सेक्रेशन मतलब कि हार्मोन का इजाफा। ओके, अच्छा, एग्जाम्पल भी कुछ दी गई है ऊपर वाले पैराग्राफ में, इसमें कुछ इस तरह से एग्जाम्पल दी गई है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना, या तो क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो है वो डिलेती है, मतलब कि डिलेते होते हैं, मतलब कि वैसे होते हैं। स्वेटिंग मतलब कि पसीना आ जाता है,
और नंबर 3 पे है हार्ट रेट जो है वो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। अगर टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़े तो ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और ऑक्सीजन से सप्लाई भी कम हो सकती है, जिसकी वजह से ना ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलती है। पर्सनल स्पेस और स्पेस इन्वेंशंस के हवाले से मज़ीद इसमें लास्ट में कुछ इस तरह से बताया गया है कि जैसे किसी ने मतलब कि पर्सनल स्पेस इन्वेंशन से मरा दिया है कि जैसे किसी ने आपकी आपकी जगह ना इन्वेट की इन्वेट की हो, अरोजल जो है वो बदल जाता है या बढ़ जाता है। ये मैच्योरेशन से जो मैच्योरेशन यानी कि डेवलपमेंट को ना स्लो कर सकता है, ख़ास तौर पर मेल्स के लिए। नॉइज़ एक्सपोजर्स के हवाले से भी कुछ बताया गया लास्ट में इस लाइन में। तो नॉइज़ एक्सपोजर से भी ना ब्लड प्रेशर से जो है ना वो हार्ट रिदम्स और गैस्ट्रिक जूसेस का फ्लो जो है ना वो अल्टर होता है। ओके, न्यूरोलॉजिकल एंड अरोजल थ्योरीज के हवाले से इसमें इस पैराग्राफ में कुछ मज़ीद इसमें कुछ इस तरह से बताया गया है कि कुछ थ्योरीज से, जैसे कि हब ने ना 1972 में ये कहा था कि ये लिंक के अरोजल का जो लिंक दिया था इसने कि इसका जो ताल्लुक है ब्रेन के रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम से होता है, और ये पेपर पानी वैसे इंपॉर्टेंट है। ये सिस्टम ब्रेन का ना वो हिस्सा है जो हमारी एक्टिविटी को ना रेगुलेट करता है। मेम्ब्रान और रसल ने ना 1974 में इनका कहना यह था कि अरोजुल एक कॉन्टिनम है, और ये पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिनम पर होता है एक एंड पे स्लीप होता है और दूसरे एंड पे ना एक्साइटमेंट्स जो है वो होती है। इसके अलावा बर्ली ने ना अरोजुल को डिफाइन किया था, जिसमें ना एक एंड स्लीप से है और दूसरा एंड एक्साइटमेंट से, मतलब कि चाहे एक्साइटमेंट का लेवल बहुत हाई हो। ओके, कंसिस्टेंसी ऑफ अरोजल थ्योरीज की बात करें तो इसमें ना कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कंसिस्टेंसी ऑफ अरोजल थ्योरी को लेकर। मतलब कि कुछ चीज़ें हैं जो अरोजल थ्योरीज के मुताबिक ना कंसिस्टेंट है। नंबर 1 पे बात करें तो अरोजल में ना चेंजेस हमेशा ना इन्वायरमेंट में चेंजेस से होती है। नंबर 2 की बात करें तो प्लीजेंट्स मतलब कि खुशी जो है ना, और अनप्लीजेंट्स मतलब कि गुस्सा, स्टिमुलेशंस दोनों अरोजुल को जो है वो बढ़ाती है। जैसे अगर रूम का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहीट से ज़्यादा हो जाए या लाउड ऑब्नोइशियस नॉइस हो तो ये अरोजुल को ना बढ़ाती है, बिल्कुल रियल रोलेक्स रोलर कोस्टर राइड्स की तरह। नंबर 3 की बात करें तो चेंजेस इन अरोजुल लोगों को ना अपने इंटरनल स्टेट को समझाने का ना रीज़न देती है। और ये 1962 में ना स्केटर एंड सिंगर ने कहा था। लोग दूसरों से भी ना इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, और ये 1954 में ना फिस्टिंजर ने कहा था। ओके, उसके बाद फिर नंबर 4 पे है कि लोग मॉडरेट लेवल्स ऑफ अरोजल को ना पॉजिटिव तरीके से ना एवेल्यूएट करते हैं, मतलब कि पसंद करते हैं। नंबर 5 में है कि अक्सर लोग ना एनर्जी ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि ना वो अपने इन्वायरमेंट को ना मॉडरेट स्टिमुलेशंस के लेवल तक ले आए। फैक्टर्स इम्पैक्टिंग अरोजल लेवल्स की बात करें तो इसमें कुछ इस तरह से इन द स्टार्टेड बताया गया है कि ज़्यादा रिसर्च करके ना साइकोलॉजिस्ट ने ये समझा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो अरोजल लेवल पर ना असर डालते हैं। इनमें ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। नंबर 1 पे है टेम्परेचर। टेम्परेचर में कुछ इस तरह से बताया गया कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये अरोजल लेवल को बढ़ाता है। ज़्यादा अरोजल परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने में ना मदद करती है, लेकिन जब ये अरोजल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो परफॉर्मेंस गिर जाती है। इसका मतलब ये है कि मॉडरेट लेवल का अरोजल अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ना ज़रूरी है, लेकिन अगर अरोजल बहुत हाई हो जाए ना तो परफॉर्मेंस पर ना नेगेटिव असर पड़ता है। नंबर 2 पे है पर्सनल स्पेस इन्वेंशन। मतलब कि इसमें कुछ इस तरह से बताया गया कि जब पर्सनल स्पेस इन्वेड होती है ना तो एक ऑप्टिमम लेवल तक ये परफॉर्मेंस को ना इंप्रूव कर सकता है, पेपर पॉइंट पे इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर ये इन्वेशंस बहुत ज़्यादा होती है तो परफॉर्मेंस गिर सकती है। मिसाल के तौर पर ऑफिस में क्यूबिकल्स इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि कोलीग्स एक दूसरे के पास हों, लेकिन इनके ना अपने पर्सनल स्पेसेस हों जिसमें ना कोलैबोरेशंस और कंपैरिजंस हो सके, जो कि परफॉर्मेंस को ना इम्प्रूव करती है। ये मॉडरेट पर्सनल स्पेसेस इन्वेंशंस की वजह से होती हैं जो अरोजल को इंक्रीज करती हैं। नंबर 3 पे है नॉइज़ लेवल, और इसमें कुछ इस तरह से बताया गया है कि जब नॉइज़ का लेवल ऑप्टिमम होता है तो ये अरोजल और परफॉर्मेंस को ना बढ़ाती है, और पेपर पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। अगर नॉइस ज़्यादा हो तो ये अरोजल को ना डिक्रीज़ करने के साथ ना परफॉर्मेंस को भी डिक्रीज़ कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक
कमरे में काम कर रहे हैं जहाँ थोड़ी बहुत बातें हो रही हैं तो आप अच्छे से ना काम कर सकेंगे। मतलब कि ये नॉइस लेवल ऑप्टिमम होता है। लेकिन अगर एक कमरा बहुत ज़्यादा शोर और लाउड म्यूज़िक का है तो आप ना काम जो है ना वो काम में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, क्योंकि ना नॉइस लेवल ऑप्टिमम नहीं है। और ये मिसाल जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपसे देकर पूछा जा सकता है, ऑप्टिमम लेवल है नॉइस में या नहीं है। साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशंस की बात करें तो इन द स्टार्टेड कुछ इस तरह से बताया गया है कि जब इन्वायरमेंट में चेंजेस आती हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ना कई फिजियोलॉजिकल ना रिस्पॉन्सेज होते हैं। ये रिस्पॉन्सेज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट, स्किन रिस्पॉन्स और एड्रेनलाइन सेक्शन से जैसे कि चीज़ों को इंक्लूड करती है। हर इंसान के पास 12 ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी होती है, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि बॉडी के ना मेटाबॉलिज्म या इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करती है जब ये इन्वायरमेंटल स्टिमुली के कॉन्टेक्ट में आती है। नंबर 1 पे है टेम्परेचर्स, और टेम्परेचर में कुछ इस तरह से बताया गया कि जब एम्बियंट टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी में ना ये चेंजेस आती हैं। नंबर 1 पे ब्लड वेसल्स का डिलेटा होता है, प्यूपल्स की जो है वो फैल जाती हैं, मतलब कि ब्लड वेसल जो है वो फैल जाती हैं, पीपल्स फैल जाती हैं, स्वेट का जो है सीक्रेट होता है, हार्ट रेट का जो है वो बढ़ सकती है। नंबर 2 पे एक्सट्रीम कंडीशंस, अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम होना जैसे कि खाना, पानी या न्यूट्रिशन स्कैर्सिटी, तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेकर आती है। नंबर 1 पे ब्लड प्रेशर का गिरना, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती है। नंबर 2 पे है ब्रेन तक ऑक्सीजन का ना पहुंचना, जिसकी वजह से इंसान को ना इंसान बेहोश होकर ना बेहोशी का शिकार हो सकता है। अच्छा, इन नंबर 3 पे है इन्वेंशंस इन पर्सनल स्पेसेस, मतलब इसमें कुछ इस तरह से बताया गया कि पर्सनल स्पेस का इन्वेंशन से ना कुछ चेंजेस हो सकती हैं मतलब क्या चेंजेस हो सकती है, मेल्स में ना मिक्टोरिएशन से मतलब कि यूरिन पास करने का जो है वो डिले होना, और इसका जो ड्यूरेशन का कम होना जो है मेल्स में पैदा हो सकते हैं। एक्सपोजर टू नॉइस की बात करें तो इसमें कुछ इस तरह से बताया गया कि अगर नॉइस बहुत ज़्यादा है तो ये बॉडी पर ना कुछ नेगेटिव असर डाल सकती है, जैसे कि मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर, हार्ट रिदम और गैस्ट्रिक जूसेस का फ्लो जो है बदलना, जिससे ना एसिडिटी हो सकती है। ओके, अब अरोजल एंड नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें इन द स्टार्टेड कुछ ऐसा सा बताया गया है कि अरोजल का रिलेशनशिप ब्रेन के एक हिस्से मतलब कि रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम से होता है। जब ये सिस्टम से ज़्यादा एक्टिव होता है तो ये हमारी बॉडी में ना अरोजल बढ़ाता है। ओके, नंबर 1 पॉइंट पे बताया गया है कि क्या क्या अरोजल बढ़ाता है। अरोजल थ्योरीज के लिए ना कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम एक पार्क में हैं और लोग एक्सरसाइज और लाफर मतलब कि हंस रहे हैं तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर वहाँ एक आदमी रो रहा है जो कि ना सबके बिहेवियर से अलग है तो वो चीज़ हमारी अटेंशन को ना जल्दी से जो है वो कैच कर लेती है। ये अनयूजुअल बिहेवियर्स हमारे अरोजल को ना इंक्रीज करते हैं और हमारे रिएक्शंस भी ना बदलते हैं। नंबर 2 पे है कि अरोजल और इन्वायरमेंट का जो रिलेशन है वो बताया गया है इस दूसरे वाले पॉइंट में। इसमें कुछ इस तरह से बताया गया कि जब इन्वायरमेंट में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो ये अरोजल को ना बढ़ाती हैं। मिसाल के लिए अगर रूम का टेम्परेचर 100 डिग्री है से ऊपर हो तो ये नेगेटिव अरोजल क्रिएट करेगा। अगर टेम्परेचर 25 डिग्रीज हो तो ये ऑप्टिमल अरोजल को स्टिमुलेट करेगा, जो कि ना अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है। ओके, इस वाले पॉइंट में बताया गया है कि अरोजल का जो है ना तब्दीली और से इंटरनल स्टेट के बारे में ना सोचना, ये जो कुछ है ना इसमें बताया गया। मतलब कि जब किसी इंसान का अरोजल लेवल हाई होता है ना, जैसे कि स्ट्रेस या टेंशन के वक़्त, तो इन्हें ना तो बॉडी में ना गर्म या ठंडी फीलिंग्स हो सकती है। इस सिचुएशन में ना लोग अपने ब्लड प्रेशर या शुगर लेवल्स के बारे में भी सोच सकते हैं, और इसकी जांच मतलब कि जो है ना चेकअप करवाने के बारे में भी सोच सकते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट में कुछ इस तरह से बताया गया है कि मॉडरेट अरोजल को लोग पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। मतलब कि इसलिए ना कई ऑफिस का इंटीरियर क्लेम मतलब कि सुकून और कूल रखा जाता है।
ऑफिस का जो मटेरियल है, मतलब कि ऑफिस की जो सेटिंग है जिसमें हम बैठते हैं, कोई भी ऑफिस हो, तो इसलिए वहाँ पे ना सुकून वाला माहौल और कूल वाला माहौल रखा जाता है, जिससे लोग अच्छी अरोजल फील करते हैं और काम में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। इसलिए लोग अपनी एनर्जी काफ़ी खर्च करते हैं ताकि इन्वायरमेंट में मॉडरेट स्टिमुलेशंस हो जो कि पॉजिटिव रिजल्ट्स लाता है। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 4। कैसे लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। अब इस लेसन के ओवरव्यू की तरफ आते हैं, क्या क्या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की तरफ से मैंने एक और जो है वो यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है इनर साइकोलॉजी या इनर साइकोफ्लिक्स। इसमें इंशाल्लाह इस चैनल में मैं मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी को इंटर रिलेट करते हुए मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आजकल के कुछ मूवीज़ या कुछ ट्रेंड्स है, उनके साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं ह्यूमन बींग्स पे, तो इसी यूट्यूब चैनल में बताऊंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा चैनल का, और आई बटन पे प्रेस करेंगे तो वहाँ पे भी आपको इनर साइकोफ्लिक्स का यूट्यूब जो चैनल है वो भी आपको अवेलेबल होगा। तो काइंडली सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, क्योंकि ये आप स्टूडेंट्स के गाइडेंस के साथ साथ काफ़ी कुछ आपको सिखाने के लिए ये जो चैनल बनाया गया है। ओके, इन द स्टार्टेड अगर बात करें तो इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले ये है कि बिहेवियरिज्म्स क्यों कहती है कि इन्वायरमेंट को अगर प्रिडिक्ट करना है तो इसके लिए वेरिएबल्स और प्लस इन जो है ना वो इंसान की पर्सनालिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए वेरिएबल्स और इन्वायरमेंट का होना लाजमी है। तो ये जो है वो लाजमी तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। विलियम जेम्स का ये कोट है, ये लाजमी पूछा जा सकता है। बायोग्राफी जो है कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एमसीक्यू उसके हवाले से इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए, और ये और कभी उन्होंने इलेक्शन लड़े प्रेसिडेंट बनने के लिए, और मुस्लिम लीग के कब प्रेसिडेंट बनने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है इसका प्राइमली जो फोकस है किस पे है, बिहेवियरिज्म पे है, और जाहिर सी बात है। और कोग्निशन किसे कहते हैं, परसेप्शन किसे कहते हैं, ये पेपर पानी भी इंपॉर्टेंट है। ओवर्ट बिहेवियर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है ना नेगेटिव परसेप्शंस क्या हो सकती हैं, बिहेवियर जो है वो किसका रूटेड होता है, तो कोग्निटिव प्रोसेस का रूटेड होता है। और उसके बाद आप आते हैं मिनी थ्योरीज आपसे 4 किस्म की मिनी थ्योरीज के बारे में पूछा जा सकता है। मिनी थ्योरीज क्या है, तो ये आपने लाजमी तौर पर ना इसको याद कर लेना है, एक दो दफ़ा इसको पढ़ लेना है। और उसके बाद फिर आप आते हैं मिनी थ्योरीज के जो है ना अप्रोचेस, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि थ्योरीज के बारे में लाजमी तौर पर पूछा जा सकता है। साइको फिजियोलॉजिकल लेवल क्या होता है, एक ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चंस एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस में। ग्रुप बिहेवियर क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। अरोजल थ्योरीज को लेकर अगर बात करें तो इंटरमीडिएट लेवल ऑफ अरोजल क्या होता है, इन इनर इनवर्टेड यू रिलेशनशिप कब होता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा यर्किस डॉटसन लॉ किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर बात करें टोनी बी ने असर्शंस किसे रेफर किया था, या असर्शंस का मतलब क्या था टोनी बी के मुताबिक, तो ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, लेकिन इतना नहीं इंपॉर्टेंट कि इसको याद रखा जा सके। परफॉर्मेंस चेंजेस कब होती हैं और परफॉर्मेंस चेंजेस किस तरह से इम्पेक्ट कर सकती हैं, ये पूछा जा सकता है घुमा पड़ा के। अरोजल एंड परफॉर्मेंस आपस में किस तरह से कोरिलेटेड है, या किस तरह से चेंजेस हैं, या किस तरह से एसोसिएटेड है, ये भी घुमा पड़ा के आपसे पूछा जा सकता है, पेपर पढ़ने से इंपॉर्टेंट है। थ्योरिस्ट यूटिलाइजिंग्स को लेकर भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा ऑनसेट एंड शॉर्टर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। पर्सनल स्पेस इन्वेंशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज में। इसके अलावा नॉइस एक्सपोजर्स को लेकर जो ब्लड प्रेशर्स की रिदम्स क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकता है नॉइस एक्सपोजर्स की वजह से इंसानी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। इसके अलावा सेल्फ रिपोर्ट ऑफ अरोजल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में के हिसाब से ना ये पूछा जा सकता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम्स किसने मुतारिफ कराया था, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नीचे आते हैं। तो ये बाकी जो ये पॉइंट्स हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ रेड रेड
तो ये एज अ MCQs या शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस की बेस पर पूछे जा सकते हैं। नॉइज़ लेवल कब बढ़ता है तो ऑप्टिमम लेवल होता है, नॉइज़ लेवल कब होता है तो कम होता है तो ऑप्टिमम लेवल नहीं होता। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऑप्टिमल इन्वेंशंस किसे कहते हैं, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पर्सनल स्पेस इन्वेंशंस में जो ऑप्टिमल इन्वेंशंस कब होती है। इसके अलावा टेम्परेचर्स में एम्बियंट टेम्परेचर्स किसे कहते हैं, फर्दर आवर अरोजल अकर्स कब होता है। ये इस तरह पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू इन्वायरमेंट स्टिमुलेशंस की बात करें तो इसमें आपसे टेम्परेचर को लेकर क्या क्या चेंजेस आ सकती है, फिजियोलॉजिकल को लेकर, एक्सटर्नल कंडीशंस को लेकर हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ सकती है। इन्वेंशन इन पर्सनल स्पेसेस और एक्सपोजर टू नॉइस को लेकर क्या क्या चेंजेस आ सकती है। उसके बाद अरोजन एंड नर्वस सिस्टम्स को लेकर जो है ना वो आपसे पूछा जा सकता है घुमा फिरा कर, लेकिन ये जो है जस्ट आपको एग्जांपल्स वगैरह एक किस्म की दी गई हैं ओवरऑल रेटिकुलर एक्टिविटी एक्टिवेटिंग सिस्टम्स को लेकर। तो ये था आपका लेक्चर का ओवरव्यू जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।